सभी को मेरा प्रणाम। मेरी तरफ से मंजुला हिंदी प्राध्यापिका हूँ। प्रथम पीयूसी छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैं ये अवकाश ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवकाश दिए गए हमारे संस्था के संस्थापक और प्रिंसिपल सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आओ बच्चों, हम हिंदी विषय के बारे में आज से शुरुआत करें। कोविड-19 की तरफ से हमें सामाजिक अंतर को निभाना है, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस से क्लासेस शुरुआत करें। बच्चों, हिंदी विषय के बारे में आप क्या जानते हो? क्या है भाषा? भाषा का अर्थ तो क्या है भाषा? मनुष्य अपने विचारों को बोलने, पढ़ने, लिखने या अपने अनुभवों को व्यक्त करने का साधन को भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ क्या है? मनुष्य अपने विचारों को बोलने, पढ़ने, लिखने, अपने अभिप्रायों को व्यक्त करने एक साधन को अपनाता है, इसे भाषा कहते हैं। हम किसी एक भाषा के बारे में जानने हैं तो वो भाषा की वर्णों को बारे में हमें जानना चाहिए। वो सब्जेक्ट में, वो विषय में वर्णमाला का सीखना जरूरी है। हिंदी में भी हिंदी तुम्हें सीखना है तो पहले वर्णमाला के बारे में तुम्हें जानना होगा। हिंदी वर्णमाला में कितना अक्षर रहते हैं? कितना अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 46 अक्षर रहते हैं। वो अक्षरों को हमें मुख्यतः दो भाग से विभाजित किए गए हैं। एक है स्वराक्षर। हिंदी में स्वराक्षर को 1 से 13 अक्षर को दिया गया है और व्यंजनाक्षर को 33 अक्षर से लिया गया है। कुल टोटल 46 लेटर्स रहता है, 46 अक्षर रहता है। हिंदी वर्णमाला का अर्थ क्या है? क्या है वर्णमाला का अर्थ बच्चों? वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णों का समूह को हमें वर्णमाला कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स वी कॉल ये वर्णमाला। वो वर्णमाला में हमें कितना अक्षर रहते हैं? वो वर्णमाला में 46 अक्षर रहते हैं। वो 46 अक्षरों को हमें कितना भाग से विभाजित किए गए हैं? 2 भाग से विभाजित किए गए हैं। पहले है स्वराक्षर। स्वर का अर्थ क्या है? स्वर कहे तो क्या है? स्वराक्षर को 13 अक्षर से माना गया है। वो स्वर कहे तो क्या है? स्वर का अर्थ है स्वतंत्र रूप से उच्चारित करने वाले अक्षरों को हमें स्वराक्षर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित करने वाले अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। स्वराक्षर कितने हैं? हिंदी में स्वराक्षर 13 अक्षर है। आगे हम स्वराक्षर के बाद हम व्यंजनों के बारे में देखना चाहिए। व्यंजनाक्षर। व्यंजन का अर्थ क्या है? क्या है व्यंजन का अर्थ? व्यंजन का अर्थ है वो स्वर की सहायता से उच्चारित करने वाले अक्षरों को हम व्यंजनाक्षर कहते हैं। हिंदी में व्यंजनाक्षर कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजनाक्षर 33 अक्षर होते हैं। स्वराक्षर 13 अक्षर और व्यंजनाक्षर 33 अक्षर, टोटल 46 अक्षर हिंदी वर्णमाला में होता है। हिंदी वर्णमाला के बारे में तुम्हें जानना जरूरी है, लेकिन एक विषय के अंदर हमें प्रवेश करना है तो वो विषय का अक्षरों को पहचान कर, पढ़कर, लिखकर वो एक पूरा किया तो वो सब्जेक्ट को हमें पढ़ना लिखना होता है। लेकिन अक्षर नहीं जानते हैं तो वो सब्जेक्ट हमें पढ़ने लिखने को नहीं होता है। इसीलिए हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको जानना जरूरी है। हमें आगे भाषा का हिंदी भाषा
अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने ईरान से भारत में आकर सिंधु नदी के आसपास, क्योंकि इसे नदी के आसपास तो फसल उगने के बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उन्होंने जीवन करने के लिए, किसने जीवन करने के लिए, ईरानी लोगों ने जीवन करने के लिए सिंधु नदी के आसपास आकर बसने लगा। उन्होंने उनका भाषा में, हमारे भारत की सिंधु नदी को, सिंधु नदी का उच्चारण तो उनकी भाषा में, किसकी भाषा में, ईरानी की भाषा में स अक्षर को हा से प्रोनाउंसिएशन करते थे, उन्होंने हा अक्षर से पुकारते थे, क्योंकि उनकी हमें स अक्षर का प्रोनाउंसिएशन वो ईरानी भाषा में उन्होंने हा नाम से पुकारते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहलाने लगा। उनके भाषा में स का उच्चारण हा से होते थे, इसीलिए ईरानी लोगों ने क्या कहा, ईरानी लोगों ने वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे। बाद में वो शब्द देशवाचक शब्द बन गया। वो ईरानी लोगों ने वो शब्दों को, उनके भाषा को, बात करने भाषा को भी हिंदू से हिंदी शब्द कहलाने लगे। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने 1949 ईस्वी सितंबर 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा जैसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि दूसरे देशों से व्यापार वहिवाट के लिए, व्यापार करने के लिए हमें एक नेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत थे, इसलिए हमें एक राष्ट्रभाषा की ज़रूरत के कारण से हमें स्वतंत्र पाने के बाद 2 वर्ष के बाद 1949 ईस्वी में और 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा नाम से नामकरण किए गए। तभी से हम हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा जैसे स्वीकार कर लिया। समझ गए बच्चों, हिंदी का नामकरण कैसे होगा? हिंदी का नामकरण वो ईरानी लोगों के तरफ से हमारे भारत में सिंधु नदी के नाम से हिंदू नदी पुकार कर उन्होंने बात करने, वो बातों को हिंदी कहलाने आया। इसलिए हमारे भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ व्यवहार करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के स्थान पे और हिंदी को राष्ट्रभाषा जैसे 1949 ईस्वी 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा जैसे नामकरण किए गए। नेक्स्ट अगले बच्चों, वर्णमाला के बाद हमें भाषा को सीखने के लिए सही मार्ग से जाना है, तो वो अक्षरों के बाद, वर्णों के बाद, वर्णमाला के बाद हमें वो भाषा द्वित्वाक्षर के बारे में हमें सीखना जरूरी है। क्या है द्वित्वाक्षर? कहे तो क्या है द्वित्वाक्षर का अर्थ? क्या है, हमें किसे द्वित्वाक्षर कहते हैं? द्वित्वाक्षर का अर्थ है 2 व्यंजनाक्षरों के मेल से, 2 व्यंजनाक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे द्वित्वाक्षर कहते हैं। 2 व्यंजनाक्षर, उदाहरण के लिए क प्लस खा इज इक्वल टू का की मात्रा एक का। वो एग्जाम लिखाना तो शक्कर, शक्कर में हमें मध्य में रहने वाले शब्द वो द्वित्वाक्षर से रहते हैं। 2 व्यंजनाक्षरों के मेल से होने वाले शब्दों को हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। वो द्वित्वाक्षरों को हमें 2 भाग से विभाजित किए गए हैं। एक है सजातीय द्वित्वाक्षर और दूसरा है विजातीय द्वित्वाक्षर। सजातीय द्वित्वाक्षर कहे तो क्या है? क्या है सजातीय द्वित्वाक्षर कहे तो बच्चों? सजातीय द्वित्वाक्षर है तो एक ही तरह के 2 व्यंजनाक्षरों के मेल से होने वाले अक्षरों को हम सजातीय द्वित्वाक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ही तरह के 2 व्यंजनाक्षर ग प्लस गा इज इक्वल टू घा की मात्रा एक घा, सुग्गा। ऐसे बाद में आने वाले घा की मात्रा एक घा और दोनों अक्षर एक ही जाति से रहते हैं, इसे हमें सजातीय कहते हैं। विजातीय द्वित्वाक्षर का अर्थ क्या है? विजातीय द्वित्वाक्षर कहे तो 2 विभिन्न प्रकार के व्यंजनाक्षरों के मेल से होने वाले अक्षरों को हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। समझ गए बच्चों? 2 व्यंजनाक्षरों के मेल से, 2 व्यंजनाक्षर कहे तो क्या? डिफरेंट 2 लेटर्स क प्लस रा इज इक्वल टू
तीनवीं बारकड़ी को जानना जरूरी है। बारकड़ी के बारे में तुम्हें पहचानना जरूरी है। क्या है बारकड़ी का अर्थ? क्या है? क्या है बारकड़ी? बारकड़ी कहे तो क्या है? बारकड़ी का अर्थ क्या है? व्यंजन के साथ स्वर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे बारकड़ी कहते हैं। बारकड़ी का अर्थ क्या है? व्यंजन के साथ स्वर मिलने से, व्यंजन के साथ स्वर मिलने से जो परिवर्तन होता है इससे हमें बारकड़ी कहते हैं। बारकड़ी तुम्हें वर्णमाला के साथ, द्वित्वाक्षर के साथ बारकड़ी को भी तुम्हें सीखना जरूरी है। वो बारकड़ी को पढ़ना इस प्रकार है। का अ की मात्रा है खा, का आ की मात्रा है खा, का ई की मात्रा है की, का ई की मात्रा है की, का उ की मात्रा है कु, का उ की मात्रा है कु, का रू की मात्रा है क्रू, का ए की मात्रा है के, का आई की मात्रा है कै, का उ की मात्रा है खो, का औ की मात्रा है खौ, का अनुस्वर कम, का विसर्ग कहा। बारकड़ी को इस प्रकार पढ़ना चाहिए। खा, अका प्लस अकार खा प्लस आ की मात्रा है खा, का प्लस ई की मात्रा है की, का प्लस ई की मात्रा है की, का प्लस उ की मात्रा है कु, का प्लस उ की मात्रा है कु, का प्लस उ की मात्रा है क्रू, का प्लस ए की मात्रा है के, का प्लस आई की मात्रा है कै, का प्लस ओ की मात्रा है को, का प्लस औ की मात्रा है कौ, का प्लस अनुस्वर कम, का प्लस विसर्ग कहा। बच्चों, बारकड़ी के बाद हमें विभक्ति प्रत्ययों को सीखना जरूरी है। क्या सीखना है? विभक्ति चिन्हों के बारे में। बच्चों, हम आगे कारक के बारे में देखना जरूरी है। कारक के बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। क्या है कारक? कारक का अर्थ क्या है? दो शब्दों के बीच में, ऐसा दो शब्दों के बीच में आने वाले उपसर्गों को, इसे उपसर्ग कहते हैं। दो शब्दों के बीच में आने वाले ये उपसर्गों को कारक कहते
से, तुम्हारा अनुक्रमणिका को 3 भाग से विभाजित किए गए हैं। पहला है प्रथम सोपान। प्रथम सोपान में 1 से 10 गद्य भाग रहते हैं, 1 से 10 गद्य रहते हैं। द्वितीय सोपान को पद्य भाग से लिया गया है। द्वितीय सोपान में है पद्य भाग। उस पद्य में 13 चैप्टर्स रहते हैं। 13 मीन्स 13 पोएम्स रहते हैं। उसमें 2 भाग से विभाजित किए गए हैं। एक है मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य में 5 काव्यों को लिया गया है। प्रथम यूनिवर्सिटी की पाठ्यपुस्तक में मध्यकालीन काव्यों को 5 पद्य लिए गए हैं। और आधुनिक कविता में से 8 पोएम्स रहते हैं, 8 पोएम्स रहते हैं। आधुनिक कविता में टोटल 13 पोएम्स रहते हैं, 13 पद्य रहते हैं। और सेकेंड सोपान में, द्वितीय सोपान में 13 पोएम रहते हैं। तृतीय सोपान, थर्ड पार्ट में अपठित भाग, उसमें कहानियां रहते हैं, स्टोरीज रहते हैं। वह 1 से 6 कहानी रहते हैं। 1 से 6 कहानी वो तृतीय पार्ट में रहते हैं। हमें परीक्षा के दृष्टि में गद्य भाग से 25 अंक लिया जाता है। तुम्हारा वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्रिका में गद्य भागों से 25 अंक पूछा जा सकता है। उनमें से एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए का मेन 6 प्रश्न दिए जाते हैं। उनमें से 9 चॉइस रहते हैं। 6 प्रश्न को भी तुम्हें 1 वर्ड आंसर्स को लिखना चाहिए। ये गद्य भाग से 6 प्रश्न को 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और सेकेंड मेन में टोटल 5 प्रश्नों को दिए जाते हैं। कितने प्रश्नों को दिए जाते हैं? सेकेंड मेन में 5 प्रश्नों को दिए जाते हैं। उनमें से तुम्हें 3 प्रश्नों को सेलेक्ट करके तुम्हें कौन सी उत्तर से बहुत नीड से आ जाता है वो क्वेश्चंस को तुम्हें चूज करको यानी 3 क्वेश्चंस को तुम्हें आंसर लिखना चाहिए। इससे तुम एक क्वेश्चन को 3 अंक पा सकते हो। 3 क्वेश्चंस को तुम्हें लिखे तो 9 अंक आ जाता है। 1 मार्क का 6 मार्क्स और 3 मार्क का 3 क्वेश्चन लिखना है तो 9 मार्क्स आ जाता है। बाद में 1 मार्क का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। किसने किससे कहा ये नहीं में उसे दिस्ट हूँ। एक क्वेश्चन में 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें 4 अंक, इसमें नो चॉइस, इसमें चॉइस नहीं रहते हैं। 4 भी तुम्हें लिखना चाहिए। और 3 मार्क का 3 अंक का टोटल 4 प्रश्न दिए जाते हैं। संदर्भ में लिखिए वो क्वेश्चंस में टोटल 4 प्रश्न रहते हैं। 4 प्रश्नों में से तुम्हें 2 प्रश्नों को सेलेक्ट करके लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन को 3 अंक में पा सकते हो। फर्स्ट पार्ट में गद्य भाग से तुम्हें 1 वर्ड आंसर 6 क्वेश्चंस रहते हैं और 3 अंक का 3 क्वेश्चंस रहते हैं और 1 मार्क का 4 क्वेश्चंस रहते हैं और 3 अंक का 2 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 25 मार्क्स को फर्स्ट पार्ट से तुम्हें दिया जाता है। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न पत्रिका में इस तरह क्वेश्चंस को तुम्हें लिखना चाहिए। द्वितीय सोपान, सेकेंड पार्ट तुम्हें पद्य भागों से लिया जाता है। टोटल तुम्हें कितने पद्य रहते हैं? 13 चैप्टर्स रहते हैं कि 13 पोएम्स, 13 पोएम्स में उन्होंने कितना मार्क्स पूछा जा सकता है? 20 मार्क्स को तुम्हें आनलाइन एग्जाम में क्वेश्चंस को दिया जाता है। फर्स्ट है मध्यकालीन कविता। मध्यकालीन काव्य में 5 लेसन, आधुनिक कविता में 8 लेसन। वो क्वेश्चंस को 1 वर्ड आंसर्स में दोनों पद्यों से पूछा जा सकता है। 6 प्रश्नों में 1 मार्क का 6 क्वेश्चंस आता है। आनलाइन एग्जाम में तुम्हें 6 क्वेश्चंस को आंसर लिखना चाहिए। 3 अंक का टोटल 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। चारों प्रश्नों में से तुम्हें कौन सी आंसर अच्छी तरह आता है उसे तुम्हें 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके
अर्थ बताने वाले सेम मीनिंगफुल शब्दों को तुम्हें लिखना चाहिए। लास्ट मेन में 8वीं मेन में तुम्हें विलोम शब्द लिखना चाहिए। विलोम शब्द दो तरह के पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चंस रहता है, उसमें तुम्हें ये क्वेश्चन को एक अंक पा सकते हो। टोटल व्याकरण भाग से तुम्हें 25 अंक इस प्रकार दिए जाते हैं। फर्स्ट वन, वाक्य शुद्ध कीजिए और रिक्त स्थान भरिए और मुहावरों को जोड़कर लिखिए और सूचना अनुसार काल बदलिए और अन्य लिंग में लिखिए और वचन बदलिए और समानार्थक शब्द लिखिए और विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन पेपर 6th मेन का पार्ट इस प्रकार होता है। अपठित गद्यांश, एक अपठित गद्य को दिया जाता है, उस समरी को तुम पढ़कर उसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाता है। 5 क्वेश्चंस को तुम्हें दिए जाता है। पैसेज को पढ़कर तुम्हें 5 क्वेश्चंस को उत्तर लिखना चाहिए। गद्यांश को पढ़कर तुम्हें 5 प्रश्नों को उत्तर लिखना चाहिए। सेकेंड मेन में पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। इस लेटर राइटिंग में भी चॉइस रहते हैं, 2 प्रकार के लेटर राइटिंग देते हैं, उनमें से तुम्हें एक लेटर को लिखना चाहिए। एक लेटर को 5 अंक तुम्हें पा सकते हो। आगे अनुवाद कीजिए। ये अनुवाद कीजिए तो 6th मेन में थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में अनुवाद ट्रांसलेशन, वो कन्नड़ा और इंग्लिश में, कन्नड़ा और अंग्रेजी में दिया जाता है क्वेश्चंस को। तुम्हें वो पढ़कर समझकर तुम्हें आंसर्स को हिंदी में लिखना चाहिए। वहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, कन्नड़ा और अंग्रेजी, दोनों में तुम पढ़कर हिंदी में आंसर्स लिखिए तो तुम्हें 5 अंक पा सकते हो। टोटल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इस प्रकार है। प्रथम पीयूसी का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, फर्स्ट मेन में गद्य भाग से 25 अंक और पद्य भाग से 20 अंक और अपठित भाग से 15 अंक और व्याकरण भाग से 25 अंक और रचनाओं से 15 अंक। इस तरह टोटल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स को तुम्हें क्वेश्चन पेपर में इस तरह पूछा जा सकता है। बच्चों, आज की क्लास भाषा का अर्थ क्या है, हमें भाषा को सीखना, तो एक लैंग्वेज को पढ़ना है तो उस लैंग्वेज का वर्णमाला, ओक्ताक्षर, बारह कड़ी और विराम चिन्ह और कारक चिन्ह, ये सभी को हमें आए तो वो सब्जेक्ट में हमें सक्सेस होते हैं। एक सब्जेक्ट में हमें सक्सेस होना 100% आना है तो वो विषय को हमें क्या क्या सीखना चाहिए, वर्णमाला, ओक्ताक्षर, बारह कड़ी और ऐसा व्याकरण